नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की पाठ्यचर्या में अंकित विषय सैद्धांतिक अष्टशीर्ष प्रणाली 8 हेड थ्योरी पर आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। अष्टशीर्ष प्रणाली का परिचय। इस प्रणाली के अनुसार शरीर की समान संरचना को 5 फीट 4 इंच की ऊंचाई माना जाता है। यह शरीर को 8 भागों में विभाजित करता है, जिसमें प्रत्येक भाग की लंबाई 8 इंच है। इस आंकड़े को फैशन मॉडल के रूप में जाना जाता है। शरीर के प्रत्येक अंग का अलग-अलग नाप लेकर उसके अनुसार वस्त्र बनाया जाता है और इसके साथ-साथ हमें व्यक्ति की ऊंचाई, वस्त्र की लंबाई का अनुमान लगाने के लिए अष्टशीर्ष प्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है। शारीरिक रचना। सिलाई के पिता मिस्टर वेम्पन ने सिलाई के माप के उद्देश्य से शरीर की संरचना में 7 काल्पनिक रेखाएं खींची। संपूर्ण शरीर की संरचना को 8 बराबर भागों में विभाजित किया गया था, जिसे 8 प्रमुख सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत सभी फैशन ड्राइंग और फैशन के लिए शरीर के आकार और संरचना को समझने के लिए नींव का काम करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो बनी हुई है आकृति, उसमें 8 हेड थ्योरी, ये पूरे शरीर को 8 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि ये एक भाग की लंबाई 8 इंच है और ये एक समान भाग के अनुपात में ही विभाजित किया गया है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं 8 हिस्सों का वर्णन। 8 हिस्सों के वर्णन में सबसे पहला है शीर्ष, सिर से ठोड़ी तक, जो कि फर्स्ट हेड सिर से ठोड़ी तक का शुरू होगा। आपका शरीर पर धारण करने वाली सभी वस्त्रों का प्रवेश स्थान सिर ही है। हेड, टोपी आदि के लिए सिर का ही नाप लेते हैं। गले का नाप लिया जाता है। सिर शरीर का 8वां हिस्सा माना गया है। ठोड़ी एक काल्पनिक चिन्ह है। प्रत्येक गारमेंट में, जो कि वस्त्र हम सर से ही धारण करते हैं, इसलिए हमें सर की नाप लेना बहुत ही आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आप कुर्ते में कॉलर लगा रहे हैं, कॉलर हमारा यहाँ नेक में एकदम फिटेड बनता है। अगर हम सर का नाप नहीं लेंगे तो जो हमारे यहाँ से घुसने का है, जो हमारा परिधान हम यहाँ से पहनेंगे, वो पहना नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ गले पे हमें जो कॉलर की फिटिंग देनी है, अगर हमारे सर में का नाप नहीं लेंगे तो कॉलर की फिटिंग मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, कुर्ते में जहाँ कॉलर लगा रहे होते हैं वहां हम सर की नाप भी लेते हैं। सर की नाप के लेने के बाद हम क्या करते हैं, कॉलर की नाप लेते हैं, यानी कि नेक की नाप लेते हैं। राउंड ऑफ नेक लेते हैं, जिसको कि नेक हाफ करने के बाद इसका कॉलर तैयार करते हैं। कॉलर तैयार करने के बाद यह देखते हैं कि इतने जितना ये एरिया है, क्या इतने एरिया में हमारा सर चला जाएगा। अगर नहीं जाता है तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेकंड हेड है, यहाँ तक हम प्लेकेट बनाते हैं, जिससे कि हमारा सर आसानी से चला जाता है और परिधान पहनने में हमको कोई कठिनाई नहीं होती है। और यहाँ जो कॉलर लगा रहे हैं, जैसे बैंड कॉलर हो गया, नेहरू कॉलर हो गया, उसमें भी फिटिंग अच्छी आती है। और बाकी परिधानों की बात करें, जैसे जेंट्स कुर्ते भी होते हैं, जेंट्स कुर्ते में भी सर की नाप ली जाती है, ताकि वह कुर्ता सर से आसानी से अंदर चला जाए और कॉलर की फिटिंग नेक में सही से बैठ जाए, और उसमें भी ऐसे ही प्लेकेट लगाते हैं। और सर से पहने जाने वाले वस्त्र में कॉलर जिसमें नहीं होते हैं, वैसे नॉर्मल टॉप भी होते हैं, नॉर्मल कुर्ता होता है, उसमें भी उतना ही नेक डीप रखा जाता है, जिससे कि हमारा सर आसानी से चला जाए। इसलिए हम परिधानों में सर की नाप लेते हैं। दूसरा शीर्ष है हमारा थोड़ी सी छाती तक का। ऊपर के भाग में पहने जाने वाले सभी वस्त्रों में छाती की नाप अत्यंत आवश्यक है। थोड़ी से छाती तक का नाप शरीर की लंबाई का 1/8 होगा। यह नाप छाती के मध्य को छूते हुए लिया जाता है।
यह दूसरी काल्पनिक अत्यंत महत्वपूर्ण रेखा है। इस माप के बिना वस्त्र की अच्छी फिटिंग नहीं मानी जाती है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, सेकंड हमारा हेड जो तैयार हो रहा है वो नेक से लेके थोड़ी से लेके छाती तक का होता है और यह नाप वह नाप होती है जो कि हर एक परिधान में इस नाप की अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कोई भी गारमेंट हो, जैसा आपका टॉप हो गया, कुर्ता, शर्ट इत्यादि में यह नाप बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह नाप लेते समय यह जरूर ध्यान रहे कि जैसे कि थोड़ी से यहाँ तक की नाप, यहाँ तक की दूरी कितनी है इसका नाप लेना चाहिए और जहाँ हम चेस्ट का नाप ले रहे हैं, चेस्ट का नाप भी हम इस तरीके से ले कि उसमें लूजिंग भी रहे। लूजिंग का मतलब है परिधान को उतारने चढ़ाने में कोई कठिनाई ना हो और वह परिधान आरामदायक होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं तीसरा शीर्ष यानी कि छाती से नाभि तक का। इस भाग में कमर का नाप नाभि से लिया जाता है। शरीर के ऊपरी व निचले भाग में पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए कमर का नाप महत्वपूर्ण है, जैसे ब्लाउज, पैंट, स्कर्ट आदि। पुरुषों में 2 भाग प्लस आधा इंच लेने से कंधे से कमर तक का नाप लिया जाता है, जबकि स्त्रियों में सिर से थोड़ी को छोड़ के नेवल वेस्ट प्लस 1 इंच होगी। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ आपका सेकंड हेड खत्म होता है और यहाँ से शुरू होता है हमारा ये चौथा। यहाँ तक का हमारा थर्ड हो गया जो कि हमारे छाती से नाभि तक का होता है और इसमें हर एक परिधान में जो कि हम ये शेप देते हैं, कमर का शेप देने के लिए यह नाप लेना बहुत ही जरूरी है। कोई भी परिधान हम जो ऊपर से पहनते हैं उसमें भी कमर की नाप ली जाती है और जो परिधान हम गारमेंट में नीचे पहनते हैं उसके लिए भी उसकी गारमेंट की शुरुआत भी कमर से ही होती है। इसलिए छाती से नाभि तक का नाप बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा शीर्ष है नाभि से जांघ तक। यह भाग नीचे के भाग में पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीचे के भाग में पहने जाने वाले सभी वस्त्र हिप के नाप से ही काटते हैं और हिप का नाप सही नहीं लिया जाएगा तो वह फिटिंग वाला भी नहीं बनेगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। यह शरीर का सबसे मोटा एवं भारी भाग होता है। इंची टेप की सहायता से उभरे हुए भाग पर इंची टेप रखते हुए तथा बीच में 2 उंगलियों का रखते हुए यह नाप लेते हैं ताकि लूजिंग रहे और वस्त्र को चढ़ाने उतारने में कोई कठिनाई न हो। जैसे कि देख रहे हैं चित्र में, नाभि से लेकर जांघ तक की नाप ली जाती है जो कि लोअर गारमेंट में पहने जाते हैं, जैसे पैंट हो गए, स्कर्ट्स हो गई, जो स्कूल वाली यूनिफॉर्म्स होती हैं उसमें भी यह नाप बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 हिस्सों के वर्णन में आगे हम पढ़ेंगे। 5वां शीर्ष यानी कि जांघ से मध्य पैर तक। अंडरवेयर की लंबाई तथा मोहरी का नाप लेने के लिए इस भाग का प्रयोग करते हैं। कमीज की लंबाई बाजू को जांघ के साथ मिलाकर जहां मध्य उंगली पहुंचती है वहां तक यह नाप लेते हैं। जैसे कि चित्र में देख रहे हैं, यह नाप यहाँ तक, जहां तक ये मध्य बिंदु उंगली पहुंच रही है वहां तक ये नाप लेते हैं। कमीज, कोट एवं शर्ट की लंबाई लगभग 4 भाग 4 हेड प्लस 5 सेंटीमीटर होती है। आस्तीन की लंबाई 3 हेड प्लस 5 सेंटीमीटर होती है। जो भी हम कोट बना रहे होते हैं या कुर्ते बना रहे होते हैं उसमें जो लंबाई लेते हैं वह कंधे से लेके जहां ये मध्य बिंदु टच कर रही है वहां तक की लंबाई हम लेते हैं, जिससे कि गारमेंट को पहनने में और देखने में अजीब नहीं लगता है, क्योंकि नीचे का बाकी हिस्सा जो रहता है वो कुर्ते में सलवार में रहता है या जैसे कोई पटियाला शलवार हो गई या जेंट्स में पैंट हो गए, यहाँ तक की लंबाई उनमें अच्छी लगती है। इसलिए यह 5वां शीर्ष जांघ से मध्य पैर तक की लंबाई लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 हिस्सों के वर्णन में अगला हम पढ़ेंगे 6वां शीर्ष यानी कि मध्य पैर से घुटने तक का। घुटने से नीचे व पिंडली के ऊपर का भाग
स्मॉल बिलोनी कहलाता है। यहीं तक का अर्थात 5 है प्लस 2 अचकन की लंबाई 5 है शेरवानी की लंबाई ली जाती है। इसके अतिरिक्त जीन्स व ब्रेचेस के लिए घुटने का नाप लेना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं, छठा यहाँ पे हुआ आपका जो मध्य पैर से घुटने तक हुआ, मध्य पैर और घुटने तक का। यहाँ की नाप लेना, जैसे पैंट कट पैजामा हो गया लेडीज में, और स्कर्ट की नाप भी यहीं तक ली जाती है। अगर हम जेंट्स गारमेंट की बात करें तो जेंट्स गारमेंट में जैसे अचकन होती है या शेरवानी होती है, उसकी लंबाई भी हम यहीं तक लेते हैं। और इसके अतिरिक्त जीन्स ब्रेचेस की लंबाई भी घुटने तक ली जाती है। और आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक समय में महिलाएं भी आजकल लंबे कुर्ते पहनती हैं, जो कि आजकल फैशन में है, और उनकी लंबाई भी घुटने तक ही रहती है, जो कि प्लाजो और पैंट कट पजामे के साथ पहने जाते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षित लगते हैं। 7वां शीर्ष है घुटने से पिंडली के नीचे तक। मनुष्य को पंजों के बल खड़ा मानकर ही 8 हिस्से लिए गए हैं, वरना पूरे 8 बराबर के हिस्से नहीं लिए जा सकते थे। पिंडली से 1 इंच नीचे तथा एड़ी का निशान का बीच का भाग लोअर लेग कहलाता है। चूड़ीदार पैजामे में पिंडली का नाप लेना बहुत ही आवश्यक है। जीन्स का नाप 4 भाग के बराबर होता है। ड्रेसिंग गाउन, ओवरकोट और रेनकोट के लिए यह नाप लेना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे बना हुआ है ये 6 से लेके 7 हेड तक। यह नाप भी चूड़ीदार पैजामे में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि चूड़ीदार पैजामे में यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई बहुत ही चुस्त मानी जाती है, उसकी फिटिंग ली जाती है, और पैंट कट पैजामे में भी यह फिटिंग ली जाती है। और यहाँ तक की लंबाई हम हमेशा लेते हैं जैसे ओवरकोट के लिए हो, या फिर नाइट गाउन पहनते हैं, जो नाइट मैक्सी पहनी जाती है, आरामदेह जो होती है, उसकी लंबाई भी यहाँ हम पिंडली तक ही लेते हैं। और जो भी गारमेंट नीचे, लोअर गारमेंट की हम बात करें, जो भी गारमेंट हम नीचे पहनते हैं, उसमें भी यह एड़ी तक का नाप लेना बहुत ही जरूरी होता है। 8वां शीर्ष पिंडली के नीचे से पैर के अंगूठे तक का। या नीचे के भाग में पहने जाने वाले वस्त्र जैसे पैंट, पजामा, सलवार, पेटीकोट आदि की लंबाई नाभि से लेकर अंगूठे तक अर्थात 5 भाग प्लस 2 इंच लेते हैं। इसके अतिरिक्त नाइटी, हाउस कोट और जो संधिकालीन पोशाक की लंबाई होती है, उसकी लंबाई भी हम अंगूठे तक ही लेते हैं, अर्थात यह 7वां भाग ली जाती है। जो भी हम गारमेंट की लेते हैं, जो फ्लोर तक की लंबाई लेते हैं, जैसे इवनिंग गाउन हो गया, इवनिंग गाउन की लंबाई भी हम शोल्डर से लेके फ्लोर तक लेते हैं, या फिर हम जो नीचे पैर के अंगूठे तक का लेते हैं। और जो स्कर्ट होती है, लॉन्ग स्कर्ट की बात करें तो लॉन्ग स्कर्ट भी हम नाभि से लेकर अंगूठे तक की लंबाई लेते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। और लहंगों में भी, जैसे महिलाओं के जो शादी में परिधान पहने जाते हैं, वो लहंगे भी, उनकी लंबाई भी हम अंगूठे के पैर तक लेते हैं, ताकि जो परिधान, जो उनका लहंगा होता है, वो पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। आगे हम पढ़ेंगे अष्टशीर्ष प्रणाली के प्रमुख लाभ। अष्टशीर्ष प्रणाली अपनाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले, अष्टशीर्ष प्रणाली के ज्ञान से शरीर की संरचना का अध्ययन और निरीक्षण करना आसान हो जाता है। दूसरा लाभ यह है कि यह ड्राफ्टिंग और फिटिंग की सुविधा प्रदान करता है। यदि कोई गलती होती है तो उसका पता लगाकर उसमें सुधार किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम ड्राफ्टिंग बना रहे हैं, जैसे हमने संपूर्ण नाप ले ली, अब हमको एक ड्राफ्टिंग तैयार करनी है जिसके अनुसार हम परिधान तैयार करेंगे। उसमें क्या होता है, ड्राफ्टिंग करते समय हमको पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सी नाप हमने नहीं ली है, जिससे कि हमें पेपर पैटर्न बनाने में या ड्राफ्टिंग बनाने में कठिनाई हो रही है। जैसे मान लीजिए हम कुर्ता बना रहे हो, कुर्ते की लंबाई लेने में, जैसे मान लीजिए हमने कमर की नाप नहीं ली, कंधे से लेके कमर तक की नाप नहीं ली, तो यह हमारा अधूरा माना जाएगा, और जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो वह ड्राफ्टिंग हमारी अधूरी रह जाएगी।
और अगर फिटिंग की सुविधा हम देखें तो जैसे मान लीजिए हमने फिटिंग के लिए कमर की नाप स्किप कर दी या हम फिटिंग कमर की नाप लेना भूल गए और हमने सीधा चेस्ट और हिप की नाप लेके गारमेंट तैयार कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा, परिणाम स्वरूप हमारे जो कमर में शेप है, जो हमारे कमर का कर्व आना चाहिए हमारे परिधान में, वह नहीं आएगा। तो यह नाप लेने के बाद यह हमें पता चल जाता है कि हम ड्राफ्टिंग करते समय किस तरीके से अपने नाप में सुधार कर सकें, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जो परिधान बनेगा वो बहुत ही सुंदर एवं फिटिंग वाला बनेगा। अष्टशीर्ष प्रणाली के प्रमुख लाभ में अगला है, शारीरिक ज्ञान होने से नाप ठीक लिए जाएंगे। जैसे कि शरीर का जिसको ज्ञान होता है वह नाप एक क्रमानुसार ले लेता है। जैसे 8 हेड थ्योरी पे बताई गई है कि हम प्रथम शीर्ष में क्या लेते हैं, द्वितीय शीर्ष में क्या लेते हैं, तृतीय शीर्ष में क्या लेते हैं। अगर किसी ने यह नहीं पढ़ा या जिसको शारीरिक ज्ञान नहीं पता है, वह क्या करेगा, वह नीचे से स्टार्ट करेगा या फिर बीच से स्टार्ट करेगा, जिससे क्या होता है, परिधान बनाने में या ड्राफ्टिंग करने में बहुत ही कठिनाई होती है। इसलिए कहा जाता है कि जिसको शारीरिक ज्ञान का पता होता है वह एक सही नाप का ड्राफ्ट तैयार कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग जो परिधान बनता है वो बहुत ही अच्छा बनता है। जब नाप ठीक होता है और कटिंग भी ठीक होगी तथा परिधान भी सुंदर एवं फिटिंग का बनेगा। अष्टशीर्ष प्रणाली के प्रमुख लाभों में सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे कार्य सरलता और शीघ्रता से किया जा सकता है, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि हमें जो शरीर जो हमें परिधान बनाना है उसमें किन किन नापों की आवश्यकता पड़ रही है। तो वे क्रमानुसार हम जब लेते हैं तो एक कार्य, एक जो प्रगति होती है, जो क्रमानुसार होता है, जो क्रम होता है नाप लेने का, उसी क्रम के अनुसार हम नाप लेते जाते हैं और उसी क्रम के अनुसार हम ड्राफ्टिंग करते हैं और उसी क्रम के अनुसार जब हम परिधान को सिलते हैं तो वह काम बहुत ही सरलता से और शीघ्रता से हो जाता है। अगर उसमें कहीं कुछ गुंजाइश होती है कि जैसे कहीं कुछ गलती हो गई तो उसका पता भी लगाना बहुत ही आसान हो जाता है अष्टशीर्ष प्रणाली के अंतर्गत। आगे हम पढ़ेंगे विभिन्न उम्र में आदर्श शारीरिक विकास किस तरीके से होते हैं। जो हम परिधान बनाते हैं, 8 हेड थ्योरी में 8 भागों को विभाजित किया गया है, लेकिन इसमें यह भी होता है कि जैसे मान लीजिए आप जो ले रहे हैं परिधान, जैसे 15 साल के बच्चे का अगर आपको बनाना हो परिधान तो उसमें यह लागू नहीं होता है, क्योंकि अष्टशीर्ष प्रणाली एक अडल्ट में ही लागू होती है, जिसकी की आकृति जो शारीरिक विकास संपूर्ण हो चुका होता है उसमें यह लागू होती है। बाकी 10 साल वालों में या 5 साल, 3 साल, 1 साल में यह लागू नहीं होती है, क्योंकि हम उनके शरीर को 8 भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 साल के बच्चे को हमने 4 हेड में विभाजित किया है, जैसे सर से ठोड़ी तक का, फिर ठोड़ी से लेकर वेस्ट तक का, क्योंकि इनके चेस्ट बच्चों में क्या होता है, यह चेस्ट, वेस्ट और हिप ये तीनों आकृति या तीनों नाप एक बराबर होती हैं, उसमें कर्व नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं, इसमें जो चेस्ट की नाप लेते हैं वह नहीं लेते हैं। कंधे से लेकर यह नाप आ जाती है कमर तक और कमर से लेकर यह नाप आ जाती है घुटने तक, घुटने से लेकर पैर की अंगूठे तक का नाप आ जाती है। उसके बाद अगर हम 3 साल के बच्चे की बात करें तो इसमें क्या होता है, सर से लेकर ठोड़ी तक का एक हेड हो गया, ठोड़ी से लेकर वेस्ट तक यह दूसरा हेड हो गया और वेस्ट से लेके हिप तक यह तीसरा हेड हो गया और हिप से लेके नी तक का हो गया और उसके बाद यह हो गया हमारा नी से लेके घुटने तक का। तो यहाँ 6 भागों में डिवाइड हो जाता है या 5 भागों में यहाँ डिवाइड माना जाएगा, क्योंकि इसमें भी कमर की नाप नहीं लेते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चे का जो पेट है वो बाहर की तरफ निकला रहता है, तो पेट जो होता है उसके नाभि के ऊपर तक की नाप इसमें ली जाती है। 5 साल के बच्चे में यह 6 भागों में डिवाइड हो जाता है या 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है और इसमें हम चेस्ट की नाप लेना आरंभ कर देते हैं और इसमें वेस्ट की नाप भी लेते हैं और इसमें हिप की नाप भी सम्मिलित करते हैं। 10 साल के बच्चे की बात करें तो हम इसको 7 हेड में डिवाइड करते हैं और यह संपूर्णता 8 अष्टशीर्ष प्रणाली के अंतर्गत थोड़ा बहुत मिलता जुलता आता है। जैसे सिर से ठोड़ी तक का हो गया और उसके बाद ठोड़ी से लेके चेस्ट तक, चेस्ट से लेके वेस्ट तक, वेस्ट से लेके जांघ के मध्य भाग तक, मध्य भाग से लेके नी तक, नी से लेके ये जो पिंडली है पिंडली तक का आ जाएगा, उसके बाद अंगूठे के अंतर्गत आ जाएगा।
और 15 साल के बच्चे की बात करें तो इसको हम 7.5 हेड में डिवाइड कर लेते हैं। और उसके बाद जो 8 हेड थ्योरी है जो इसमें लागू होती है, अडल्ट पर लागू हो जाती है। जब एक शरीर का संपूर्ण विकास हो जाता है, उस पर यह 8 हेड थ्योरी लागू होती है, जिसके अनुसार हम वस्त्र बना सकते हैं। अशीर्ष प्रणाली के अंतर्गत आगे हम पढ़ेंगे नाप लेने के सिद्धांत। नाप लेने के सिद्धांत में सबसे पहले लंबाई का नाप लेते समय इंची टेप का पत्ती वाला सिरा ऊपर की तरफ रहेंगे और नापते समय बिना पत्ती वाला भाग ऊपर की तरफ रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए जब हम नाप ले रहे हैं जिसमें 3 इंच की पत्ती लगी रहती है, उसको सिरा ऊपर की तरफ रखते हैं और जिसमें जो पतली पत्ती जिसमें बनी रहती है उसको हम ऊपर की तरफ ना रख के उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रखकर उसका नाप लेने में आसानी होती है। और जिन भागों की हम गोलाई से नाप लेते हैं उनके लिए भी हम पतली पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वह आराम से आसानी से राउंड कर करके गोलाई से नाप ली जा सकती है। नाप लेने के सिद्धांत में अगला है हमारा नाप लेते समय यह विशेष ध्यान रखें कि इंची टेप में सिलवटें ना पड़े या मुड़ा ना हो। उससे क्या होता है, जो भी हम नाप ले रहे होते हैं उसमें क्या होता है, अगर सिलवटें आ जाती हैं या कहीं से मुड़ा हुआ रहता है तो वह नाप में अधिक हो जाता है, जिस कारण जो हम परिधान बनाते हैं वह ढीला हो जाता है। और कभी-कभी होता है इंची टेप अधिक मुड़ने से वहां से कटने लगता है और जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए नाप लेते समय कि इंची टेप सीधा रहे और उसमें सिलवटें ना पड़ी हो और कहीं से मुड़ा हुआ ना हो। नाप लेने के सिद्धांत में अगला है हमारा नाप को हमेशा क्रमानुसार लें। जैसे कि अशीर्ष प्रणाली के अंतर्गत बताया गया है कि प्रथम शीर्ष से लेके 8वें शीर्ष तक की नाप हमको कहाँ से लेकर कहाँ तक ली है। तो जो नाप हम ले रहे हैं वह उसी के अंतर्गत एक क्रमानुसार लेना चाहिए, जिसके अनुसार जो हम ड्राफ्टिंग बनाएंगे और पेपर कटिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो लेआउट बनाएंगे वो भी हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जो परिधान है बहुत ही अच्छा एवं सुंदर लगेगा। सभी नाप अष्ट प्रणाली के अनुसार लिखने चाहिए। नाप लेने के सिद्धांत में अगला है इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चों तथा बूढ़ों की नाप में कुछ ढीला रखें, क्योंकि अधिकतर होता है कि बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, बच्चों में शारीरिक विकास हो रहा होता है, इसलिए उनके बच्चों में अधिक से अधिक लूजिंग रखी जाती है। अन्यथा वह टाइट हो जाते हैं बहुत जल्दी और बच्चे ज्यादा इधर से उधर दौड़ते हैं और वो एक जगह नहीं बैठते हैं। अगर टाइट रहेगा तो चलने फिरने में उनको दिक्कत होगी और हाथ पैर फैलाने में भी उनको दिक्कत होगी, जिस कारण परिधान भी फट सकता है और बच्चों को भी आराम महसूस नहीं होगा। वहीं अगर हम बुजुर्ग या बूढ़ों की बात करें तो उनका भी आरामदायक परिधान होना चाहिए, इसलिए हम उनके गारमेंट में लूजिंग देते हैं। अंत में इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति का नाप लेना हो उसके दोनों पैर 6 इंच की दूरी पर रखते हुए तथा हाथों को ढीला छोड़ते हुए नाप लें। क्योंकि कभी-कभी होता है अगर हम पैर जोड़ के नाप लेते हैं तो हम बॉटम की लंबाई या बॉटम की जो चौड़ाई होती है वो नहीं ले पाते हैं, जिस कारण हमारा जो लोअर गारमेंट की फिटिंग होती है वो सही नहीं आती है। और जब भी नाप लें तो यह देखें कि हाथों को ढीला छोड़ते हुए, अकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वह आरामदायक पोजीशन में खड़ा होना चाहिए, तभी आप उनकी नाप लें। अन्यथा क्या होगा, अकड़े हुए में क्या होगा कि अगर वैसे नाप लेने के बाद हम परिधान जब बनाते हैं और जब वह महसूस फील करता है या अपने आप को ढीला छोड़ता है तो वह गारमेंट ढीला हो जाता है या बहुत ही लूजिंग का दिखेगा, जिससे गारमेंट देखने में बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। इसलिए यही कहते हैं कि जब भी हम गारमेंट को लें तो यह ध्यान रखें कि किस पोजीशन में वह खड़ा हुआ है और हाथ को ढीला छोड़ते हुए खड़ा होना चाहिए और दोनों पैरों में कम से कम नहीं है तो 6 इंच की दूरी रखते हुए ही नाप लेना चाहिए। सारांश, अष्टशीर्ष प्रणाली का परिचय में हमने पढ़ा कि अष्टशीर्ष प्रणाली के जो पिता माने जाते हैं मिस्टर वेम्पन, उन्होंने किस तरीके से अष्टशीर्ष प्रणाली को 7.5 भागों में विभाजित किया है और उनको 8 भागों में बराबर बराबर 8 इंच का एक भाग माना है। और शारीरिक रचना में हमने यह पढ़ा कि शारीरिक रचना किस तरीके से हमारा जो सर से लेके अंगूठे तक को किस भागों में और किस तरीके से विभाजित किया गया है और उसको अलग अलग परिधानों में हम किस तरीके से
लेते हैं। 8 हिस्सों के वर्णन में हमने पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष और यही 8 शीर्ष तक हमने यह पढ़ा कि कौन से गारमेंट में, किस गारमेंट में हमें कौन सी नाप लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशीर्ष प्रणाली के प्रमुख लाभों में हमने पढ़ा कि अशीर्ष प्रणाली अपनाने से हमारे जो ड्राफ्टिंग होती है वह बहुत अच्छी बन जाती है और उसके परिणाम जो हमारा परिधान बनता है वो भी बहुत ही फिटिंग वाला बनता है। और अशीर्ष प्रणाली के प्रमुख लाभों में सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह इसको अपनाने से कार्य बहुत सरलता से और कार्यकुशलता से होता है। नाप लेने के सिद्धांत में हमने जाना कि नाप को किस तरीके से हम ले सकते हैं और उसको लेने के लिए हमें किन-किन सावधानियों का अपनाना चाहिए, जिससे कि हम जो नाप ले रहे हैं एक क्रम अनुसार होना चाहिए, जिसके अनुसार जो हम ड्राफ्टिंग करेंगे वह भी क्रम अनुसार होना चाहिए और इंची टेप को हम किस तरीके से पकड़ें जिससे कि हम नाप लेने में आसानी ले सकें। फिर उसके बाद हमने पढ़ा विभिन्न उम्र में आदर्श शारीरिक विकास कि एक अडल्ट में किस तरीके से हमने 8 भागों में उनके शरीर को बांटा गया है और 15 साल के बच्चों को 7.5 भागों में विभाजित किया गया है और 1 साल के बच्चे को हमने 3 हेड यानी कि 3 भागों में या 4 भागों में हमने विभाजित किया है। जिस तरीके से हमको पता चलता है कि हम जब गारमेंट बनाएं तो हमको पता होना चाहिए कि वह कितने साल का बच्चा है। जितने साल का बच्चा है हमको यह पता चल जाएगा तो उनके भागों में को हम आसानी से विभाजित करके उनकी नाप का अनुमान लगा के उनकी नाप लिए बने उनका जो गारमेंट है वो हम तैयार कर सकते हैं। संदर्भ किताब का नाम फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, प्रकाशक एशियन पब्लिशर, लेखक गायत्री वर्मा, एनएसक्यूएफ लेवल 4 एंड एनसीवीटी सिलेबस के अंतर्गत। इंटरनेट से भी आप यह जानकारी ले सकते हैं, विकिपीडिया से। आज मैंने 8 हेड थ्योरी पर अष्टशीर्ष प्रणाली पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।